Yo, welcome to Physics with Vinay Uppal. Hi, I'm Vinay Uppal and I'm back. And आज के वीडियो में I'm going to solve a JEE Advanced mock test. तो ये पेपर मैंने ही बनाया है for physics. एंड इस पेपर का लेवल मैंने एकदम आई ट्राई टू कीप इट एज क्लोज एज पॉसिबल कि जो रियल JEE एडवांस एग्ज़ाम आता है उस तरीके से फॉर्मेट भी वही है, सिंगल करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट वगैरह. एंड आई ट्राई टू कीप अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ वेटेज फॉर ऑल द चैप्टर्स जैसे JEE एडवांस्ड रियल JEE एडवांस एग्जाम्स में आते हैं. वैसे तो अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली किस तरीके से वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिकॉज एवरी ईयर इट चेंजेस एंड JEE एडवांस्ड में ऐसा एकदम फिक्स्ड चीज़ नहीं होता. बट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स जो ट्रेंड है उस हिसाब से मैंने इस पेपर को बनाया है. एंड जैसे लास्ट फ्यू ईयर्स में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हर साल यूनिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस तरीके से क्वेश्चंस मैंने भी खुद क्वेश्चंस बनाए हैं. आई एम नॉट टेकन दीज क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर. ऑलराइट, सो दैट यू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग अ पेपर दैट विल सीम न्यू टू यू, जिस तरीके से JEE एडवांस के एग्जाम में आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन. Find the value of R to minimize the heat produced in 5 ohm resistance. So this question is not too difficult. Honestly, it is one of the easier questions that you will encounter at the JEE advanced level. तो यहाँ पर क्या बोला गया है, you should be able to recognize कि this is a Wheatstone bridge, correct? यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, और बीच में जो 5 ओम है उसमें अपने को मिनिमाइज करना है. So of course Wheatstone bridge दिख रहा है and therefore 5 ओम में the current must be 0. बैलेंस कर देंगे अपन, करंट 0 मतलब हीट 0. तो ये 2 ओम एंड 1 ओम तो 3 ओम बन गया. सो माई रेशियो वुड बी 3/8 शुड बी इक्वल टू, इसका रेशियो कुछ x बोलता हूँ, सो x डिवाइडेड बाय उसके इक्विवेलेंट को x बोलता हूँ, सॉरी, एंड x डिवाइडेड बाय 24. सो x का वैल्यू 9 ओम आ गया. ओके, सो 1/9 इक्विवेलेंट शुड बी 1/r प्लस 1/10 एंड देयरफॉर r का वैल्यू तुमको 90 ओम आ जाएगा. Consider a charged infinite non-conducting surface. Let's call it the YZ plane. The surface charge density is not necessarily uniform, but it's positive everywhere on the plane. What can we say about the magnitude of the electric field very close to a point y, z on the surface? तो मेरे पास एक surface है, उसको YZ plane बोला गया है, and उस पर charge density कुछ non-uniform है, surface charge density, and it is some sigma as a function of y, z. ठीक है. तो पूछा गया है वेरी क्लोज टू द पॉइंट ऑन द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, फील्ड कितना होगा. तो सबसे पहले अगर मैं ये जो सरफेस है वहाँ पर इफ़ आई ड्रॉ अ थिन गॉसियन सरफेस, ठीक है, तो एक गॉसियन सिलेंडर बनाता हूँ एंड लेट्स से इसका एरिया कुछ DA है, इसका भी एरिया कुछ DA है. अब नॉन यूनिफॉर्म है चार्ज डेंसिटी, सो इट कैन हैव सम फील्ड परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ एंड इट कैन हैव अ पैरेलल कंपोनेंट आल्सो close to the surface. जब यूनिफॉर्म होता है चार्ज डेंसिटी, then we know sigma by 2 epsilon naught is the component of the field perpendicular to the surface and parallel component to 0. बट यहाँ पर parallel component भी नॉन जीरो हो सकता है. ओके, सो if I consider this Gaussian surface such that ये जो curved part है Gaussian cylinder का वो बहुत ही thin है, तो उसमें that is my choice, I choose the Gaussian surface that way, तो उसमें flux will be 0 and therefore the only flux that will come will be through the DA surfaces. तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ E परपेंडिकुलर इनटू DA शुड बी इक्वल टू कितना चार्ज विल बी एनक्लोज्ड, द चार्ज एनक्लोज्ड विल बी हियर ऑन द सरफेस. आई कैन राइट दैट एज सिग्मा इनटू DA डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फील्ड वुड बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, बट देयर कैन बी अ पैरेलल कंपोनेंट आल्सो, सो द रिजल्टेंट विल बी मोर इक्वल. मतलब अगर पैरेलल कंपोनेंट 0 है देन द नेट फील्ड वुड बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. बट अगर पैरेलल कंपोनेंट नॉन जीरो है देन इट विल बी ग्रेटर देन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट क्या है अपन निकाल नहीं पाएंगे विदाउट एक्चुअली नोइंग द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. सो बेसिकली ऑप्शन ए गलत हो गया, इट कैन एक्सीड. ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इट कैन नॉट बी लेसर देन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बिकॉज इट हैज टू बी आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन. ठीक है ना, ऑब्वियसली ऑप्शन सी एंड डी गलत हो जाएंगे. Let's look at a nice question from thermodynamics जो थोड़ा KTG and center of mass को mix करता है ये question. So it's like a multi-conceptual question. देखते हैं. A container of mass m and length L is at rest on a horizontal frictionless surface. The cross section of the container is uniform. The container is filled with an ideal gas of unknown mass m and temperature T.
ठीक है, सो मेरे पास एक कंटेनर है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, और उसमें आइडियल गैस ऑफ मास m एंड टेम्परेचर T. द कंटेनर इज डिवाइडेड इन हाफ बाय लाइट मूवेबल पिस्टन. तो ऐसा एक मूवेबल पिस्टन है, ठीक है. Without applying any external force, the left part of the container is slowly heated, bringing the temperature of the gas there to 2T, whereas the temperature of the gas inside the right part of the container is maintained at T. ठीक है. As a result, the container moves the distance x. Okay. तो यहाँ पर every sentence is has some information that you have to carefully read. ठीक है. JEE Advanced में भी याद रखना, हर sentence has some information that will have to be used in the question. तो यहाँ पर बोला गया कि there is no external force. Without applying external force, smooth surface दिया है. इसका मतलब you should realize कि this has to do something with momentum conservation or the fact that center of mass of the system will not move. ठीक है. So सबसे पहले तो ये कंटेनर कैसा बन जाएगा. With respect to the container, पिस्टन कुछ मूव करेगा क्योंकि एक गैस का टेम्परेचर डबल कर दिया. दोनों साइड पे प्रेशर तो सेम रहेंगे बिकॉज पिस्टन इज फ्री टू मूव. सो अगर प्रेशर सेम है दोनों तरफ on both sides of the piston, so temperature on either side will be proportional to the volume, correct? So therefore the volume must be divided into ratio of 2:1, and therefore ये length बन जाएगा 2L/3 और ये length बन जाएगा L/3. ठीक है. अच्छा, now I know that the container is moving a distance x along the surface. सो सबसे पहले तो विथ रिस्पेक्ट टू द कंटेनर गैस कितना मूव किया रहेगा. गैस का सेंटर ऑफ मास, गैस का सेंटर ऑफ मास लेफ्ट वाले का वाज ओरिजिनली एट L/4 बिकॉज दिस इज L/2. ठीक है. एंड नाउ इट विल बी एट L/3, हाफ ऑफ दिस. ठीक है. सो राइट में मूव किया एंड राइट वाले गैस का सेंटर ऑफ मास वाज L/4 फ्रॉम द राइट साइड एंड नाउ इट विल बी एट L/6 फ्रॉम द राइट. सो अगेन ऊपर वाले गैस का भी सेंटर ऑफ मास, सॉरी राइट वाले गैस का भी सेंटर ऑफ मास इज मूव टू द राइट. सो एंटायर गैस का सेंटर ऑफ मास इज मूव टू द राइट एंड टू कॉम्पनसेट फॉर दैट द कंटेनर मस्ट मूव टू द लेफ्ट सो दैट द नेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट रेस्ट. नेट मतलब कंटेनर एंड गैस को मिला के. ठीक है. सो जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर वाले ये जो लेफ्ट वाले गैस का सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट वो कितना बन जाएगा. L/3 minus L/4 which is L/12, but this is with respect to the container. ठीक है. तो ग्राउंड फ्रेम में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा L/12 minus x because x लेफ्ट में कंटेनर गया है एंड उसके रिस्पेक्ट में L/12 राइट में सेंटर ऑफ मास ऑफ गैस गया. इसको अगर मैं so what I'm going to do is I'm going to write M1S1 plus M2S2 and so on should be 0 because center of mass is stationary. So I'll write M/2 for the left gas into the displacement of the left gas. What about the right gas? M/2. Right gas का displacement कितना हुआ है? L/4 minus L/6. पहले L/4 पे था, अभी L/6 पे था, तो कितना displaced to the right हुआ? L/4 minus L/6, which is again L/12. ठीक है. तो यहाँ पर फिर से right gas भी L/12 minus x displace होगा. And container के लिए क्या लिखूंगा मैं? माइनस mx, करेक्ट. साइन के साथ लिखना होगा ना. M1S1 plus M2S2 plus M3S3. कंटेनर इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड टू द लेफ्ट. आई हैव टेकन राइट साइड एज पॉजिटिव. बस इसको अपने को सॉल्व करना है. सो ये मेरे पास आ जाएगा ML/12 माइनस mx माइनस शुड बी 0. एक्चुअली मुझे चाहिए क्या, आई वांट m, स्मॉल m चाहिए ना मुझे. सो m इंटू L माइनस 12x डिवाइड बाई 12 शुड बी इक्वल टू mx. सो m का वैल्यू आ जाएगा 12x divided by L minus 12x into capital M. ठीक है. Most common mistake in this question would probably have been कि ये recognize नहीं किया कि L/12 is with respect to the container. अगर गलती से ground frame में ले लिया तो तुमको गलत आंसर आ जाएगा. ठीक है. Let's look at a very nice question from the chapter of string waves. So पहले एक बार question पढ़ लेते हैं. A sinusoidal wave travels in the positive x direction on the left string whose linear mass density is mu1. यहाँ पर तो wave travel कर रहा है and lies along the negative x-axis. ठीक है. This creates a transmitted wave in the right string. Okay, ऐसे transmitted wave create करता है whose linear mass density is mu2 and lies along the positive x-axis. ठीक है. It is known that mu2 is greater than mu1. Okay, remember we have to use every information given in the question. So mu2 greater than mu1. देखते हैं. 64% of the incident power gets transmitted. What is the ratio of the amplitude of the transmitted wave to the amplitude of the incident wave?
ठीक है। तो सबसे पहले तो एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स प्रोबेबली कर सकते हैं इसमें कि दे विल राइट दैट द ट्रांसमिटेड पावर डिवाइडेड बाय इंसिडेंट पावर is transmitted amplitude divided by incident amplitude का squared. Alright, this is wrong. This is absolutely wrong because this relation is not true. The relation की power is proportional amplitude squared is only for the ratio of the reflected and the incident wave which are traveling in the same medium. अलग अलग मीडियम में ये नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं कि 64% ऑफ द पावर इज ट्रांसमिटेड, तो कितना पावर रिफ्लेक्ट हुआ रहेगा, 36% रिफ्लेक्ट हुआ रहेगा। अब ये 36% रिफ्लेक्ट हुआ उसको मैं लिख सकता हूँ कि द रिफ्लेक्टेड पावर बाय इंसिडेंट पावर इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड बाय इंसिडेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ। ओके, सो 36% इज रिफ्लेक्टेड, सो AR बाय AI वुड बी 36 बाय 100 का स्क्वायर रूट 6 बाय 10 तो 0.6। अब यहाँ पर केयरफुली अपने को करना है बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर रूट ले रहे तो प्लस माइनस 0.6 दोनों पॉसिबिलिटी है। दिस इज वेयर द इंफॉर्मेशन दैट म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1 कम्स इनटू पिक्चर। जब म्यू 2 ग्रेटर देन म्यू 1 है मतलब वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, so the reflected wave will undergo a phase change of pi because it is getting reflected off a denser medium, and therefore in this equation we have to take AR as negative, मतलब AR by AI as negative because AI and AR will have different signs because of the phase change, ठीक है। So therefore I will have to take the negative root। ये भी मिस्टेक एक कर सकता है कि लोग पॉजिटिव रूट लेके आगे बढ़ेंगे। And I also know कि AI plus AR is equal to 80. This is the boundary condition at the interface. ये तो standard boundary condition है जो तुमको पता होना चाहिए। So अगर if I divide by, if I just अपने को चाहिए क्या? We want a ratio of amplitude of transmitted to incident. So just divide by AI. हो गया। So transmitted divided by incident का ratio would be 0.4 because AR by AI is minus 0.6. Alright, so my answer would be B. Let's look at multiple correct, more than one correct. Modern physics का question है, not difficult question because मतलब ये अगर तुमको basics पता है इसका तो फिर difficult नहीं है, अगर नहीं पता है तो फिर calculation में फंस जाओगे। A neutron of kinetic energy E collides head-on with an atom or ion X which is stationary but free to move. X may be hydrogen or singly ionized helium ion. ठीक है। Assume the mass of the hydrogen atom to be equal to that of the neutron and mass of the helium atom to be helium ion to be 4 times that of the neutron. ठीक है। Select the incorrect statements. Okay. Option A में क्या बोला गया? If X is hydrogen and E is 10.2 electron volt, then the atom will get excited to its first excited state. Directly हम बोल सकते हैं कि ये नहीं possible है। क्यों बोल सकते हैं? Because अगर न्यूट्रॉन का एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वो सारा का सारा हाइड्रोजन एटम को दे दे और एक्साइट हो जाए इलेक्ट्रॉन, तो फाइनली न्यूट्रॉन भी रेस्ट पे आ जाएगा और हाइड्रोजन का काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, करेक्ट। बिकॉज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूट्रॉन का सारा एक्साइटेशन में चला गया है। अगर वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट इफ दिस इज पॉसिबल, क्लियरली मोमेंटम कंजर्वेशन विल बी वायलेटेड। जो मोमेंटम इनिशियली न्यूट्रॉन के पास था अब ना न्यूट्रॉन के पास कुछ है ना हाइड्रोजन के पास कुछ है, सो मोमेंटम कंजर्वेशन इज वायलेटेड। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ठीक है। लेट मी जस्ट क्विकली डू द करेक्ट कैलकुलेशन ऑल्सो कि अगर तुमको फाइंड आउट करना है कि कितना मिनिमम एनर्जी होना चाहिए न्यूट्रॉन का, सो दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द एटम गेट्स एक्साइटेड टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट कम्स आउट टू बी डबल। तो आई डू द कैलकुलेशन बट दिस होपफुली यू स्टडीड दिस इन योर स्टैंडर्ड थियरी एज वेल, बट लेट मी जस्ट क्विकली डू द कैलकुलेशन एज वेल कि तुम्हारा रिकैप हो जाएगा कि कोई कोलिजन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना हो सकता है, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, म्यू इज अ रेड्यूस्ड मास। तो ये बन जाएगा, इफ आई टॉक अबाउट न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन तो उसका मास दोनों का सेम है तो रेड्यूस्ड मास m/2 बन जाएगा। एंड वी रिलेटिव मतलब लेट्स से कि न्यूट्रॉन का कुछ वेलोसिटी v0 है, ठीक है। सो हाइड्रोजन तो रेस्ट पे, जो काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन का वो क्या बन जाएगा, हाफ m/0 स्क्वायर। सो दिस विल बेसिकली बी E/2. So the maximum kinetic energy loss would be E/2. This should be equal to 10.2 electron volt for a possibility of excitation. So the energy required by the neutron must be 20.4 electron volt. Obviously ये नहीं possible, ठीक है। ऑप्शन बी भी गलत है for the same reason. 13.6 तो आयनाइजेशन के लिए है, बट पूरा न्यूट्रॉन का एनर्जी हाइड्रोजन के पास नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन का एक्साइटेशन में नहीं जा सकता, इसका डबल हो जाएगा फिर से what is required, okay।
सो एक्चुअली अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है ना. सो दीज आंसर्स आर, these are the correct answers. Statement is incorrect. फिर X is, अगर X is helium and energy is 40.8 electron volt, then the atom will get excited to its first excited state. Let's quickly calculate same logic use करके half mu. अब mass mu मतलब न्यूट्रॉन का मास अगर m है and हीलियम का मास 4m है, तो रेड्यूस मास कितना बन जाएगा 4m/5 v naught square. मतलब this will become 4/5 of the energy of the neutron. Now this should be equal to कितना एनर्जी चाहिए हीलियम को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने को. 10.2 हाइड्रोजन के लिए होता है, इंटू 4 करेंगे z स्क्वायर ना, हीलियम का z is 2, तो ये बन जाएगा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट हीलियम टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. सो दिस शुड बी इक्वल टू 40.8. सो ये बन जाएगा 5/4 इंटू 40.8, तो 5 इंटू 8.2, तो सॉरी 5 इंटू 10.2, तो ये बन जाएगा 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. सो वी नीड मिनिमम 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स न्यूट्रॉन टू एक्साइट hydrogen helium to first excited state. So option C and D are also correct. This statement is wrong. A bead can slide along a smooth horizontal railing. It's attached to a small block by light string. Block, bead and the railing are in a vertical plane. ठीक है. तो डायग्राम अगर मैं बना दूँ इसका कि मेरे पास एक bead है, it can slide along a smooth railing, and मेरे पास एक block है. Okay. System is released from rest with the string horizontal. Alright. So option A क्या बोला गया? The block travels along an elliptical path. Let's do the calculation. कि यहाँ पे सबसे पहले तो देयर इज नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स, राइट. सो सेंटर ऑफ मास विल ओनली ट्रैवल वर्टिकली. तो सेंटर ऑफ मास जो सपोज यहाँ पर है, लेट्स कॉल दैट एज द ओरिजिन. तो ये मेरा एक्स एक्सिस बन जाएगा एंड ये मेरा वाई एक्सिस. तो सेंटर ऑफ मास थोड़े टाइम बाद कुछ यहाँ पर आ गया. तो सपोज बीड यहाँ पर है, सपोज ब्लॉक यहाँ पर है. सो लेट्स कॉल बीड का मास m1, m2, let's call this L1 and L2. ठीक है. distance of the block and bead from the center of mass. तो ब्लॉक का x कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? ये जो x कोऑर्डिनेट है ब्लॉक का वो क्या बन जाएगा? Let's call this angle theta at some instant. तो ये बन जाएगा L2 cos theta, right? ठीक है. तो और y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? This y coordinate would be L1 plus L2 sin theta with a negative sign. तो कैन यू सी x by L2 का स्क्वायर प्लस y by L1 प्लस L2 का स्क्वायर शुड बी 1. ये क्या बन गया? x square by a square plus y square by b square is 1 is ellipse. So the block का trajectory is going to be an ellipse in the ground frame. फिर ऑप्शन बी क्या बोला गया? द ब्लॉक ट्रैवल्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन द फ्रेम ऑफ द बीड. ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्वियस आंसर है कि बीड के फ्रेम में ब्लॉक इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस बिकॉज स्ट्रिंग का लेंथ तो फिक्स्ड है. एंड देयरफॉर बीड के फ्रेम में ब्लॉक इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब वो बीड के फ्रेम में सर्कुलर मोशन करेगा. ऑप्शन सी, द नॉर्मल फोर्स बाय द रेलिंग ऑन द बीड नेवर एक्सीड्स द टोटल वेट ऑफ द सिस्टम ऑफ द बीड प्लस ब्लॉक. अब अगर मैं देखूँ सेंटर ऑफ मास का मोशन, इनिशियली तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था एंड देन इट स्टार्ट्स टू मूव डाउन एंड अल्टीमेटली दिस इज द लोएस्ट दैट द सेंटर ऑफ मास विल रीच. उसके बाद वापस सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा, करेक्ट. सो मतलब ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर जाएगा. So therefore सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है. इसका मतलब it would have accelerated and then decelerated, and during the deceleration the normal force by the railing is the external force in the upward direction. बाकी तो वेट है of the bead and the block. पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ मैं. So railing का जो नॉर्मल फोर्स है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन द वेट ड्यूरिंग द डिसेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. करेक्ट. सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग. ऑप्शन डी, मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ ब्लॉक प्लस बीड इज कंजर्व्ड, इज रॉन्ग बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज हो रहा है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी 0 है सेंटर ऑफ मास का. ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. ठीक है. वर्टिकल मोमेंटम इज नॉट. लेट्स लुक एट अ वेरी नाइस क्वेश्चन जो मैंने EMI के चैप्टर से बनाया है. टाइनी मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब अगर तुमने ये क्वेश्चन कर, दिस इज वन ऑफ द टफर क्वेश्चंस दैट कैन कम इन JEE एडवांस्ड. टफर इन द सेंस कि यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा. देखते हैं. A tiny magnetic dipole having magnetic moment m k cap is fixed at the origin where k cap is a unit vector along the positive z axis. ठीक है. A positive point charge having mass m is fixed at a, 0, 0.
where A is a positive constant, the magnetic moment is then gradually reduced to zero. Which of the following is correct? क्या क्वेश्चन में क्या पूछा? The y component of the force applied by the external agent to keep the charge fixed is negative or it is positive. The total impulse that has to be applied by the external agent to keep the charge fixed is so or this or this. ठीक है, तो अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो अगर मैं ये XY प्लेन बनाऊं, the magnetic moment is pointing towards me, right? तो यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज है एट अ डिस्टेंस ए. सो मैग्नेटिक मोमेंट को चेंज किया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा. दिस इज व्हाट यू हैव टू डिड्यूस. एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पे फोर्स लगेगा. ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले. सो लेट मी जस्ट टेक, सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाय सिमेट्री सर्कुलर होंगे. एक्स वाई प्लेन में अगर मैं देखूँ तो they have to form closed loops and by symmetry they will be circular. ठीक है, तो इस मैग्नेटिक मोमेंट का मैं फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करूं इन एन इमेजिनरी सर्कल ऑफ रेडियस ए. फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स करके मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल पाऊंगा. तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका एक क्विक ट्रिक है. ट्रिक भी नहीं बोलूं बट इट इज अ क्लेवर वे विदाउट एनी इंटीग्रेशन. कि इसी मैग्नेटिक डायपोल मतलब क्या? इट्स जस्ट अ स्मॉल करंट लूप. It's just a small current loop, right? So let me just draw a small current loop and let me draw a bigger loop. Forget this question. Look at another question. If I draw a current I in a ring of radius A, so what is the flux in this? इसका area छोटा सा area A बोलता हूँ, which is placed at the center. तो वो बड़े वाले रिंग के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? म्यू नॉट I by 2A. करेक्ट, एट द सेंटर, एंड मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए करूंगा तो मुझे फ्लक्स थ्रू द सेंटर आ जाएगा, फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल लूप आ जाएगा, राइट? तो वी नो बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कि मैं कोई भी लूप में, दो लूप्स का सिस्टम है तो कोई भी एक लूप में करंट सेटअप करूं और जो दूसरे में फ्लक्स आता है वो सेम फ्लक्स होगा अगर मैं दूसरे में करंट सेटअप करूं और पहले में फ्लक्स कैलकुलेट करूं. करेक्ट. सो इवन इफ आई सेटअप द करंट in the smaller loop and I calculate the flux through this bigger loop, I will get the same flux, which is mu naught IA by 2A. But what is I and what is A? I is the current through the small loop now and A is the area of the small loop, so uska product will become the magnetic moment. So mu naught M by 2A is the total flux through this imaginary circle of radius A. So d by dt ये मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो जाएगा. एंड दिस शुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंटीग्रल ए इंटू 2πr बन जाएगा, 2πa, राइट? सो द एक्सटर्नल फोर्स दैट विल हैव टू बी अप्लाइड विल हैव टू बैलेंस आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स. तो इसका जो इम्पल्स लगेगा इंटीग्रल एफ डी टी वुड बिकम क्यू इंटू इंटीग्रल ई डी टी. तो ई डी टी का इंटीग्रल मतलब क्या? इट्स जस्ट क्यू इंटू इंटीग्रल ऑफ, सी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4πa² इंटू डी एम बाई डी टी. ठीक है, डी एम बाई डी टी को डी टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया जस्ट मैग्नीट्यूड, तो डी एम का इंटीग्रल एम बन जाएगा बिकॉज एम से जीरो जा रहा है ना. सो आई विल जस्ट राइट डाउन म्यू नॉट क्यू, जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, अभी साइन के बारे में बात करते हैं, राइट? सो माय आंसर एक तो सी बन जाएगा. ठीक है, एंड साइन के बारे में इन विच डायरेक्शन? सी मैग्नेटिक जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स है, सो दिस इज अ लिटिल ट्रिकी. मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स का साइन वगैरह थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें कॉमन मिस्टेक हो सकता है कि अगर मैं अभी लेट मी ड्रॉ दिस जेड एक्सिस, यानी मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, एंड आई हैव अ दिस इज माई स्मॉल सर्कुलर लूप. तो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ऐसे ऐसे निकल रहा है, राइट? एंड यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है ऑफ रेडियस ए. सो दीज फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगे, and there will be some field lines that go out, correct?
करेक्ट। तो इस डायग्राम में यू शुड बी एबल टू सी कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट आर कमिंग थ्रू दिस स्मॉल सर्कुलर लूप, उसमें से थोड़े फील्ड लाइंस वापस ये बड़े लूप में जा रहे हैं, पर बाकी के तो बाहर जा रहे हैं। सो ओवरऑल अगर मैं पूरा एरिया कंसिडर करूं बड़े लूप का, देयर इज अ नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग ट्रैवलिंग अपवर्ड्स डायरेक्शन में, करेक्ट। सो बिकॉज उसमें से थोड़ा सा ही फ्रैक्शन वापस नीचे आ रहा है, बाकी के बाहर जा रहे हैं। सो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एनक्लोज्ड इनसाइड दिस सर्कुलर लूप, द बिगर सर्कुलर लूप, विल बी डोमिनेटेड बाय दिस, द वंस गोइंग along the positive z axis, ठीक है। तो अगर मैं अब ये वाला डायग्राम देखूं और उसमें मैंने अगर सपोज एंटी क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव चूज किया, सो आई एम टेकिंग द एरिया वेक्टर along the positive z axis towards me, right? So the flux will be positive because overall magnetic field lines जो positive z axis में जा रहे हैं, they are more than the ones going in the negative z axis. So flux is positive throughout this, and ये जो flux है वो कम हो रहा है। So जो इंटीग्रल E डॉट dl है, that would be, or rather let me just say कि EMF जो है is minus d phi by dt, right? So फ्लक्स कम हो रहा है, सो डी फाई बाई डी टी नेगेटिव है, सो मतलब EMF पॉजिटिव है, मतलब जो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना एंटी क्लॉकवाइज सेंस, वही EMF का सेंस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इन the anti-clockwise sense. So on the charge, the electric force will be in the positive y-axis, and therefore the force that we have to apply will be in the negative y-axis. ठीक है, मतलब external agent, the force that has to be applied by the external agent. So answer A will be correct. So this was one of the tougher questions that you can encounter in a JEE Advanced exam. Let's look at integer type problem. और ये जो प्रॉब्लम है, लेट एक बार पढ़ लेते हैं। फिक्स गन फायर्स n equal to 100 pellets per second towards a collector. तो ये गन है, ये कलेक्टर है, ठीक है। All pellets travel with a velocity v directed towards the collector. If the collector starts moving towards the gun with a fixed speed v by 2, then the number of pellets collected by the collector per second is how much? तो ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? This can actually be very cleverly solved using Doppler effect. It's just like replacing pellets by waves. Just imagine करो 100 waves per second आ रहे हैं, मतलब 100 hertz है, ये मेरा source बन गया, ये मेरा observer बन गया। Frequency of source is 100 hertz, but what is the frequency observed by the observer? वो कितना बन जाएगा? Velocity of sound, which is this v, pellet मतलब अभी sound, so v velocity of sound with respect to observer, which is v plus v by 2 divided by velocity of sound with respect to source, which is stationary, into f naught. तो ये बन जाएगा 3/2 टाइम्स एफ नॉट। सो 100 पैलेट्स पर सेकंड की जगह कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा, जो कलेक्टर को मिलेगा, ठीक है। Let's look at a nice question from rotation. A horizontal force of constant magnitude 5 Newton starts acting at t equals 0 on the surface of a sphere of radius r and mass 6 kg, resting on the ground, which is rough enough to prevent slipping. ठीक है, तो ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। The height of the point of application of the force on the surface of the sphere is varied with time t as this. अच्छा, तो t equal to 0 पे देखो हाइट का वैल्यू कैपिटल आर है, उससे फिर बढ़ते जाता है, एंड कैपिटल t इज सम कांस्टेंट, इसका वैल्यू 7 सेकंड्स दिया हुआ है, एंड हाइट h is measured from the ground. The direction of the force remains constant. Find the speed of the center of mass of the sphere when the friction on it becomes 0. तो सबसे पहले फ्रिक्शन 0 कब बनता है? तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो तुमको पता होना चाहिए, that the friction due to a horizontal force will become 0 रोलिंग के केस में when height is from the center of mass, let's call it h naught, is ICM by mr. इसको प्रूव करने का तरीका, अगर तुमको नहीं पता ये रिजल्ट, तो प्रूव करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। जस्ट राइट फोर्स इनटू h naught should be equal to ICM into alpha, and because there is no friction, so center mass के about only force, external force का टॉर्क आएगा, and external force is equal to MACM. डिवाइड करोगे तो h नॉट वुड बी इक्वल टू ICM बाय, एंड ACM को अल्फा लिख के तुमको मिल जाएगा, ठीक है, ये रिजल्ट। ओके, सो फ्रॉम द ग्राउंड हाइट कितना होना चाहिए व्हेन द फ्रिक्शन बिकम 0? रोलिंग हो रहा है बट फ्रिक्शन 0 हो रहा है उस इंस्टेंट पर, ठीक है। सो h का वैल्यू बन जाएगा r प्लस ICM, मतलब 2/5 mr² डिवाइड बाय mr, तो ग्राउंड लेवल से 7r/5 बन जाएगा हाइट, ठीक है। ओके,
अब क्या पूछा गया, फाइंड द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इफ आई कैन कैलकुलेट ओमेगा, तो ओमेगा आर मेरा स्पीड बन जाएगा, राइट। सो ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट वे इज टू राइट द टॉर्क अबाउट द बॉटम पॉइंट, बिकॉज फ्रिक्शन फिर अवॉइड कर सकते हैं अपन। तो आई कैन राइट फोर्स, सब वेरिएबल्स में करता हूँ पहले। सो फोर्स इंटू एच इज माई टॉर्क, शुड बी इक्वल टू आई अल्फा, बॉटम पॉइंट के अबाउट। सो ओमेगा वुड बी एफ एच बाई आई इंटू डी टी, अल्फा इंटू डी टी वेरिएबल है ना अभी हाइट, सो अल्फा भी वेरिएबल होगा, ठीक है। बस अभी अपने को इंटीग्रेट करना है, एफ और आई बाहर ले लेता हूँ। इंटीग्रल एच डी टी, आइदर आई कैन सब्स्टिट्यूट एच और आई कैन एक्चुअली चेंज डी टी टू एच, बिकॉज वो शायद फास्टर हो जाएगा अ लिटिल बिट, क्योंकि आई कैन राइट डी एच इज इक्वल टू आर बाई टी इंटू डी टी। सो डी टी वुड बी टी बाय आर इंटू डी एच, करेक्ट। डी टी को मैंने इस इक्वेशन से टी डी एच बाई आर लिख के टी बाय आर तो बाहर ले लिया। एंड एच का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है, इनिशियली एच का वैल्यू टी इक्वल टू 0 पे कैपिटल आर था, एंड फाइनली क्या है 7r/5 लिमिट्स। एफ टी बाई आई आर शुड बी इनटू, ये बन जाएगा एच स्क्वायर बाई 2, सो एक 2 बाहर आ जाएगा। सो 49/25 माइनस 1 टाइम्स आर स्क्वायर, ठीक है। अब जस्ट अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो देखो क्या क्या आ जाएगा, एफ इज 5 न्यूटन्स, एफ का वैल्यू 5 न्यूटन्स इंटू टी इज 7 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाएगा अबाउट द आई ओ आर, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई ओ आर है, दैट विल बी 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस 7/5 mr स्क्वायर, ठीक है। तो 7/5 mr स्क्वायर, तो वो आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कट जाएगा और एक नीचे आर बचा हुआ है, एंड 49/25 माइनस 1 विल बी 24/25, एंड मास का भी वैल्यू दिया ना 6, क्या दिया 6 kg, ठीक है। ये ओमेगा, तो मुझे चाहिए ओमेगा आर, तो हो गया अभी ओमेगा आर का वैल्यू, ये 5 25, ये 5 कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा, बचेगा 24/12, 2 मीटर पर सेकेंड। सो माय आंसर वुड बी 2। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम AC सर्किट्स, ऑल 3 आइडियल एमीटर्स शो द सेम रीडिंग। तो मेरे पास सर्किट है, 2 ब्रांचेस है, इंडक्टर रेजिस्टेंस इन सीरीज, एंड दूसरा ब्रांच में कैपेसिटर रेजिस्टेंस इन सीरीज, एंड तीनों में एमीटर्स है, ऑल आइडियल है, एंड दे शो द सेम रीडिंग। द इंडक्टर हैज zero resistance, the RMS value of the voltage supply is 200 volts. What is the reading in each ammeter in amperes? ठीक है। सो सबसे पहले तो अगर रीडिंग ये दोनों ब्रांच में सेम है, तो इसका मतलब इंडक्टर का जो इम्पीडेंस रिएक्टेंस है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस है, वो सेम होना पड़ेगा, तो वही इम्पीडेंस दोनों ब्रांचेस का सेम होगा, तो वही करंट भी सेम होगा, करेक्ट, ठीक है। मतलब RMS वैल्यू ऑफ करंट सेम होगा, ऑलराइट। अब बोला गया है कि ये जो एमीटर है वो भी सेम, तो सबसे पहले तो अगर मैं इसमें बोलूँ I1 है, इसमें I2 है, एंड ये टोटल I0 है, तो कहने से I1 विल बी इक्वल टू सम या तो मैं इसको I3 बोलता हूँ। सो I1 विल बी इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस 5, and I2 will be the same I0 because सेम बोला हुआ है, RMS वैल्यू सेम मतलब पीक वैल्यू भी सेम होगा, +5, क्यों +5, बिकॉज कैपेसिटर रेजिस्टेंस ब्रांच में द फेज विल बी मोर देन द वोल्टेज सप्लाई, करंट का फेज विल बी मोर देन वोल्टेज सप्लाई, एंड 5 का वैल्यू भी सेम होगा बिकॉज XL एंड XC का वैल्यू सेम है, यहाँ पे tan 5 वुड बी XL बाय R, एंड XC का भी वैल्यू सेम है, तो 5 का मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगा दोनों, मतलब 5 का वैल्यू सेम रहेगा दोनों में, ठीक है। एंड I3 जो है इन दोनों का रिजल्टेंट, उसका भी जो पीक वैल्यू है वो I0 ही आना चाहिए I3 का, क्योंकि वही बोला गया क्वेश्चन में। सो मेरे पास 2 फेजर्स है, दोनों के बीच का फेज एंगल कितना है 2φ है, सो 2 फेजर है, दोनों का मैग्नीट्यूड I0 है, एंड एंगल 2φ है, एंड इनका रिजल्टेंट इज अगेन I0, तो ये तो मुझे पता है ना 2φ शुड बी 120 डिग्री, तो बेसिक वेक्टर्स है, 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, अगर थर्ड वेक्टर देयर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स इज 120, so phi का वैल्यू 60 डिग्री, so I can write cos phi is R by Z, ये तो पता है मुझे,
So z का वैल्यू r/2, राइट, एंड सॉरी 2r. So ये कोई भी एक ब्रांच का इम्पीडेंस 2r बन गया. So the RMS value of the current, which is what we want, will be RMS value of voltage supply divided by Z. 200 divided by Z is 100 ohm. So 2 amperes. So my answer would be 2 ampere. Let's look at this question from geometrical optics. A point object is placed at a height h above a concave or convex lens on its principal axis, which is vertical. ठीक है. The rate of curvature of the surface of the lens are 20 cm and 60 cm. तो मेरे पास लेंस है, तो द लोअर सरफेस ऑफ द लेंस इज सिल्वर्ड. अच्छा, तो ये लोअर सरफेस को सिल्वर भी कर दिया गया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. एंड कौन सा रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा, कैन वी आइडेंटिफाई दैट? जो लोअर वाला है कॉन्केव और कॉन्वेक्स में, दैट लोअर वाला वुड बी 20 सेंटीमीटर बिकॉज दैट इज अ स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द अपर वुड बी 60 सेंटीमीटर. ठीक है, द लोअर सरफेस इज सिल्वर्ड. ओके, द थिन लेयर ऑफ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इज पोर्ड ऑन द लेंस. ओके, तो ये वाटर लेयर बन गया. The height h so that the final image coincides with the object itself is 180 by n centimeters. What is the value of n? So you have to recognize that this is a question about combination of lenses and mirrors, because I can treat the water itself as a plano convex lens. फिर मेरे पास जो लेंस दिया गया है वो है, एंड देन मिरर. इस तरीके से मैं स्प्लिट कर सकता हूँ. जो लोअर सरफेस जो सिल्वर्ड है उसको एक मिरर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ. ओके, सो लेट्स कॉल इसका f1 फोकल लेंथ, इसका f2 and इसका कुछ f of mirror. The equivalent will behave like a mirror and therefore the object must be placed at the center of curvature of this equivalent mirror. तो जो फोकल लेंथ मिलेगा उसके डबल पे अपने को प्लेस करना पड़ेगा. ठीक है, सो फोकल लेंथ मुझे निकालना है इक्विवेलेंट मिरर का. ओके, सो पहले तो f1 निकालते हैं. सो 1/f1 वुड बी, सी दिस इज इंफिनिटी फ्लैट सरफेस. अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट ऊपर है तो डाउनवर्ड इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ये जो लोअर सरफेस है वाटर वाले लेंस का, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको मैं नेगेटिव 60 सेंटीमीटर लिखूंगा, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर वुड बी अबव विच इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस. डाउनवर्ड इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बिकॉज दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस. सो 1/f1 वुड बी 4/3 minus 1 into 1/infinity 1/r1 minus 1/r2 which is minus 1/60. ठीक है, तो ये 1/180 सेंटीमीटर बन जाएगा. 180 सेंटीमीटर डिनोमिनेटर में. यहाँ पे जस्ट यू शुड ऑलवेज कंफर्म कि यू गेट द करेक्ट साइन ऑफ द फोकल लेंथ. मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ आना चाहिए. ठीक है, अगर तुमको नेगेटिव आ रहा है मतलब तुमने कुछ तो गड़बड़ किया है ये R1 R2 लिखने में. अच्छा, 1/f2 की बात करते हैं. 1/f2 वुड बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5. सो 3/2 minus 1 into द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस विल बी -60 एंड नीचे वाला वुड बी -20. सो -1/60 माइनस ऑफ -1/20 मतलब +1/20. ठीक है, तो ये बन जाएगा हाफ इंटू 1/20 minus 1/60, दैट विल बी 2/60. तो ये बन जाएगा 1/60. एंड मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, जो सरफेस कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर है लोअर सरफेस का वो 20 सेंटीमीटर है. सो फोकल लेंथ वुड बी उसका हाफ एंड साइन इज माइनस बिकॉज कॉन्केव मिरर है. ठीक है, ना इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होता है 1/f ऑफ मिरर माइनस ट्वाइस ऑफ 1/f1 प्लस 1/f2. लेंस का डबल करना पड़ता है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स. तो ये बन जाएगा -1/10 1/180 प्लस 1/60. तो देखो क्या बन जाएगा, -1/10 माइनस ट्वाइस ऑफ 4/180 बन जाएगा. तो -18 माइनस 8 डिवाइड बाय 180. सो ये बन जाएगा, मतलब एफ इक्वलेंट बन जाएगा -180/26 सेंटीमीटर. तो इसका अगर मैं डबल करूँ, द हाइट शुड बी इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड को डबल करूँ तो 180/13 सेंटीमीटर. सो माय आंसर एन का वैल्यू वुड बी 13. Let's look at a nice question that combines hydrodynamics and SHM. A thin stream of water strikes the base of a spherical ball with speed 5 meters per second. The force of water balances the weight of the sphere and maintains it in equilibrium as shown on the figure. तो यहाँ पर मेरे पास sphere है. Okay. The figure is in the vertical plane. Assume the water flow to be laminar and the water splashes out horizontally and symmetrically in all directions after striking the sphere without affecting the stream. अच्छा.
Ignore any wetting of the sphere, ठीक है. If the sphere is slightly pushed vertically down and released, compute the angular velocity of its angular frequency of its oscillations in radian per second. Okay. So what is happening is कि ये जो मेरे पास sphere है, उस पे जो water thin stream of water वो strike हो रहा है, then it splashes uniformly everywhere. So जो momentum आ रहा है water का, initial momentum per second, that is equal to the force applied, because final momentum per second 0 because it is splashing in all directions. तो resultant momentum vector 0 हो जाएगा water का, ठीक है. So suppose इसका cross section area कुछ A है, तो yeah, let me write flow rate. Flow rate is area into velocity लिख सकता हूँ, ठीक है. So momentum per unit second कितना बन जाएगा? The momentum per unit second would be, this is the volume flowing per unit second, so mass flowing per unit second would be rho into q into velocity, that is momentum per second, correct. q तो एक constant है laminar flow में, volume flow rate तो एक constant है along the stream, correct. So I will write the force would be rho q v. अब let's say कि ये जो speed है, यहाँ जो यहाँ पर स्पीड है उसको कुछ v नॉट बोलता हूँ, ठीक है. अब इसको थोड़ा सा नीचे पुश कर दिया, लेट्स से बाय सम डिस्प्लेसमेंट x, तो नीचे स्पीड कितना हो जाएगा? v नॉट स्क्वायर प्लस 2gx, स्ट्रीम का स्पीड, उसका स्क्वायर रूट, राइट. बिकॉज ये जो वाटर है वो तो फ्री फॉल में है. दिस वाटर, द वाटर दैट इज शोन हियर, दैट इज इन फ्री फॉल. So the speed is decreasing as you go up, as the water travels upwards, speed is decreasing according to our usual equation of motion इस तरीके से, ठीक है. So equilibrium position से x distance नीचे अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे stream का कितना speed है? v नॉट स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है. So सबसे पहले तो I can write कि rho q v नॉट should balance out mg. And now as I lower it, as I push the sphere down, the force would be, एक तो F लगेगा, which will be rho q v, और नीचे एक mg लगेगा. So the net force in the upward direction would be rho q v naught square plus 2gx minus rho q v naught, ठीक है. तो ये बन जाएगा rho q v naught, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 plus 2gx by v naught square raised to half minus 1. So you can see we have to apply binomial approximation here for small oscillations. तो 1 plus gx by v naught square minus 1, ठीक है. तो ये बन जाएगा rho q v naught. rho q v naught को तो मैं mg लिख सकता हूँ into ये g square x by v naught square, ठीक है. तो अब अपने को बस हो गया, मतलब net force is this, so angular frequency would be root of the k equivalent is this mg square divided by v naught square divided by mass root k equivalent by m. तो ये बन जाएगा रूट, बेसिकली ये बन जाएगा g by v naught. तो 10 by 5, 2 radian per second. So answer is 2. Let's look at a nice question from thermodynamics, and ये actually irreversible process का सवाल है. Monatomic gas is contained in a vertical insulated cylinder which is fitted with a horizontal piston of mass 2m. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे mass 2m का piston है, and it is at a height h above the base, ठीक है. The piston is free to move initially in equilibrium. तो piston का अगर मैं FPD बनाऊँ तो प्रेशर इनटू एरिया शुड बैलेंस आउट द वेट, ठीक है. तो मेरे पास यहाँ पे इनिशियल प्रेशर आ गया गैस का, ओके. ए इज द एरिया ऑफ द पिस्टन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर. अ बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 45 मीटर्स अबव द पिस्टन. तो ये हाइट और ये हाइट सेम है. द बॉल स्टिक्स टू द पिस्टन अपॉन कोलिजन. व्हाट इज द फाइनल हाइट ऑफ द पिस्टन इन मीटर्स. अच्छा, तो यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे क्या करते हैं अपन कि वी कैन कंजर्व द एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हिच इंक्लूड्स द गैस
आफ्टर द कोलिजन, बिकॉज कोलिजन में कुछ तो एनर्जी लॉस होगा, राइट? सो लेट्स राइट दैट इक्वेशन. अगर मैं इनिशियली एनर्जी बोलूँ पूरे सिस्टम का, मेरा सिस्टम क्या है? बॉल है, पिस्टन है एंड गैस है. सो लेट मी जस्ट टेक द reference line for gravitational potential energy at the initial position of the piston. That is convenient. तो इनिशियली पार्टिकल m बॉल हाइट h पर है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mgh. फाइनली पिस्टन कुछ न्यू हाइट पे आता है h डैश, विच वी वांट टू फाइंड आउट. ठीक है, पिस्टन नीचे कितना गया होगा? h माइनस h डैश, राइट? एंड बॉल कितना नीचे आया होगा? इतना ही भाई, h माइनस h डैश, मतलब h प्लस h माइनस h डैश, राइट? सो जो इनिशियल एनर्जी है वो तो अभी mgh जो है वो कंजर्व तो नहीं है, उसमें कितना एनर्जी लॉस होने वाला है ड्यू टू कोलिजन? स्टिक कर रहा है ना, तो उसमें एनर्जी लॉस कितना होगा? हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर. सो पिस्टन एंड बॉल का रिड्यूस मास वुड बी 2m/3, m एंड 2m का, एंड v रिलेटिव मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी, बॉल का वेलोसिटी कितना होगा? √2gh, तो उसका स्क्वायर 2gh, तो ये बन जाएगा 2mgh/3. तो इतना लॉस होगा. So this will be the energy of the ball and the piston just after collision. But what about the energy of the gas? उसका भी internal energy है. Internal energy of the gas initially कितना होगा? 3/2 nRT naught. तो उसको तो मैं लिख सकता हूँ 3/2 PV, और P का वैल्यू 2mg/A. So 3/2 into 2mg/A into V. But what is volume by area? Height. The initial internal energy of the gas would be 3mgh. ठीक है. So this is the total energy of the system after collision, and this will be conserved. Finally क्या होने वाला है? Finally ball and piston will be at a height of h minus h dash below the reference line. Correct. तो वो बन जाएगा minus 3mg h minus h dash. ये मेरा क्या बन गया? Final energy, potential energy of the ball and the piston when it comes to rest. And internal energy of the gas would be 3/2 nRT. So finally, the pressure P dash into area will have to balance the weight of the entire system of ball and piston, so 3 mg. So final pressure is going to be 3 mg/A. ठीक है. So final internal energy of the gas would be 3/2 nRT. So nRT would be 3 mg/A into volume would be AH dash. तो ये बन जाएगा 9 mgh/2. बस अभी अपने को सॉल्व करना है. सो लेट्स सॉल्व दिस. तो ये क्या बन जाएगा? mgh प्लस 3 mgh विच इज 4 mgh माइनस 2 mgh/3, दैट वुड बी 10 mgh/3. सही लिख रहा हूँ क्या मैं? राइट. शुड बी इक्वल टू माइनस 3 mgh, राइट हैंड साइड पर लिख रहा हूँ ये वाला टर्म, प्लस 3 mgh डैश प्लस 3/2 nRT. 3/2 इंटू, सॉरी 3/2 nRT तो मैंने पूरा ही लिख दिया यहाँ पर, 9 mgh/2. राइट. तो अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं. तो ये बन जाएगा 19 mgh, mg तो कैंसिल कर देता हूँ, तो 19h/3 शुड बी इक्वल टू 15h/2. सो h डैश वुड बी 38h/45, एंड h का वैल्यू कितना जी? 45 मीटर्स, तो ये बन जाएगा 38 मीटर्स. सो माय आंसर वुड बी 38. इट्स अ गुड लेवल क्वेश्चन. लेट्स लुक एट पैराग्राफ वाला क्वेश्चन. एंड ये पैराग्राफ लंबा दिख रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चंस दैट यू कैन गेट इन JEE एडवांस एग्जाम. देखते हैं. A magnetic monopole M is a hypothetical particle similar to an electric charge, and it produces a magnetic field mu naught M by 4 pi r square radially away from itself, just like a point charge produces an electric field. Consider the system of an electric charge and magnetic monopole separated by a distance d. The angular momentum stored in the fields produced by the system turns out to be equal to mu naught M q by 4 pi d raised to n, where n is an unknown number. Okay. अब फील्ड में एंगुलर मोमेंटम कैसे स्टोर होता है अपने को पता नहीं है, पर बोला गया कि इट इज इक्वल टू दिस. ठीक है. सो ऐसे पैसेज में यू शुड ऑल्सो लुक एट फर्स्ट द क्वेश्चन का पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके. तो यहाँ पे यू शुड अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन दिख रहा है, इसका मतलब ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? यूनिट्स एंड डायमेंशंस का. ओके. एंड हर साल JEE एडवांस में यूनिट्स एंड डायमेंशंस का एक क्वेश्चन तो आता ही है.
सो इमीडिएटली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज जस्ट एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन इक्वेट करना है. तो यहाँ पे बोला गया एंगुलर मोमेंटम इज कैसे स्टोर हो रहा है ये फील्ड्स में, वो सब अपने को कुछ वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. सो एंगुलर मोमेंटम सबसे पहले m को क्या लिखूं मैं, म्यू नॉट m इज म्यू नॉट m बाय 4 पाई को मैं b इंटू आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट. एंड अगर मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू इक्वेट द डायमेंशंस, अगर मैं ऊपर नीचे वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूं ताकि क्यू वी बी फोर्स बन जाएगा. सो फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई वी इंटू डी रेज टू एन, ये मेरा एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है. एंड फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट फोर्स को मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. So let me write it as momentum divided by time, and velocity into time, and angular momentum को मैं momentum into length लिख सकता हूँ, momentum into r लिख लेता हूँ, and velocity into time is nothing but is another length, right. So left hand side p कट गया dimension, तो left hand side का dimension is l raised to 1 r का, and right hand side का dimension is l raised to 1 and d का dimension is also l, so 1 minus n, करेक्ट. r का भी dimension length है, d का भी dimension length है, तो इसका मतलब n का वैल्यू 0. सो d पे कोई डिपेंडेंस है ही नहीं, ओके. सो एंगुलर मोमेंटम stored in the field of a magnetic monopole and a point charge would be this much. फिर क्या बोला, आगे पढ़ते हैं. In 1931 Dirac proposed that this angular momentum should be quantized according to Bohr's quantization rule in order to explain why electric charges are integer multiples of electron charge. इसका मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम हमने निकाला म्यू नॉट m क्यू बाय 4 पाई, दैट शुड बी इक्वल टू nh बाय 2 पाई अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन, ठीक है. सो देन मेरा जो चार्ज आ जाएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू n, मतलब चार्ज फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल चार्ज विल बी इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ सम स्मॉलर यूनिट, which is what happens in our universe. So smallest possible magnitude of angular momentum will thus be produced by the system of magnetic monopole and electron, of course, because charge, so smallest charge is electron. ठीक है. तो क्या बोला गया, assume distance between the monopole and electron to be 1 meter. वो तो फर्क नहीं पड़ता, अभी अपने को पता है कि d का वैल्यू के इंडिपेंडेंट है. प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है. In order for this to happen, magnitude of the monopole must be how much? Okay. So for the smallest angular momentum will thus be produced by the system of the magnetic monopole and electron. तो अपन क्या लिखेंगे, m का वैल्यू निकालना है, तो ये बन जाएगा, ये तो 2 बन गया, so 2nh by mu naught q, and smallest value of charge is e, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड, सब मैग्नीट्यूड से ही अपने को लेना देना है. n का वैल्यू 1, so m का वैल्यू कितना बन जाएगा, 2 into 1 into h, which is 6.4 into 10 power minus 34 divided by mu naught, which is 4 pi into 10 power minus 7 into charge of the electron is 1.6 into 10 power minus 19 magnitude. ठीक है, तो देखो कितना बन जाएगा, 1.6 into 4 is 6.4, ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर 2 बचेगा डिवाइड बाय पाई, and 10 raised to minus 34 divided by 19 would be 15. 10 raised to minus 15 divided by minus 10 raised to minus 7 would be 10 raised to minus 8, whatever SI units में सब कुछ किया अपन ने. So क्या बोला गया, so clearly x का value is 2. Okay, so very easy question honestly, but carefully बस पढ़ना है अपने को. Let's look at a passage type of question from magnetic effect of current वाला chapter. So thin circular non-conducting uniformly charged ring of mass m and radius r and positive charge q is placed in the xy plane with its center at the origin in an external magnetic field. So मेरे पास यहाँ पर suppose अगर z axis है, तो xy plane में रिंग को रखा हुआ है, ऐसे रिंग को रखा हुआ है, रेडियस r है उसका, ठीक है, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि ये दिया गया है. तो इसको अगर मैं केयरफुली देखूँ, बी नॉट बाय आर माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस 2z के कैप. सो माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, माइनस ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. So this is nothing but a radius vector from let me call it s vector. It's a radius vector from the z axis. ये मेरा s vector, तो उसके opposite है, ठीक है. तो इसका मतलब जो magnetic field है that has a component that is radially inwards towards the z axis, ठीक है. और उसका magnitude कितना बन जाएगा, b नॉट बाय r.
इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. सो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, आर के बराबर ही है, तो बी नॉट बाई आर इंटू आर. सो देयर इज अ रेडियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जेड एक्सिस, towards the center of the ring, that is with magnitude b naught. And दूसरा क्या है, दूसरा is the z component of magnetic field which depends on the z coordinate. Okay, the ring is given an initial angular velocity omega naught k cap. अच्छा, so जो ring है उसको एक इस तरीके से ओमेगा नॉट का इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है. ओके, तो क्या पूछा गया, द टाइम फॉर द रिंग टू रिटर्न टू द एक्स वाई प्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम इज हाउ मच. ओके, टाइम में कुछ पाए वगैरह आ रहा है, तो शायद ये कुछ एसएचएम का क्वेश्चन हो सकता है, विल सी. सो लेट्स राइट द इक्वेशन. कोई जनरल इंस्टेंट पे लेट्स से सी व्हाट इज गोना हैपन इनिशियली. अगर तुम देखोगे जो चार्ज है, कोई भी एक डीक्यू चार्ज कंसिडर करो, तो उस पर क्या फोर्स लगने वाला है, उसका वेलोसिटी एक तो इनवर्ड्स है ऐसे उस इंस्टेंट पे, राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क ले रहा हूँ, तो v क्रॉस बी जेड एक इस तरीके से फोर्स लगेगा, तो एक रेडियल फोर्स लगेगा सारे डी क्यू चार्जेस पे, विच विल नॉट डू एनीथिंग टू द सेंटर ऑफ मास, राइट. इट वोंट प्रोड्यूस टॉर्क एंड इट वोंट एक्सेलरेट द सेंटर ऑफ मास बिकॉज रिजल्टेंट विल बी जीरो. दूसरा जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इसका वेलोसिटी v इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द व्हिच इज ओमेगा आर ऑफ द चार्ज. ओमेगा आर इनटू b नॉट will produce a z component of the force, correct, and that z component of the force would be how much, q into omega r into b naught. So therefore the ring will start to accelerate up. ये सारे dq charges पे एक z component of force लगेगा, correct, which इसका total would be q into omega r into b naught, where b naught is the radial component towards the center of the magnetic field. इसके कारण हर dq charge को एक कुछ जनरल इंस्टेंट पे वी जेड भी आ जाएगा. अब ये जो वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट है उसका भी इफेक्ट मुझे देखना पड़ेगा. सो वेलोसिटी का जो जेड कंपोनेंट है और ये जो बी नॉट है, इफ यू लुक एट दिस वी जेड क्रॉस बी नॉट, दैट वुड बी दिस वे फोर्स, एंड बी नॉट, ये वाला बी नॉट वी जेड क्रॉस बी नॉट वुड बी दिस वे फोर्स. सो टेंजेंशियल एक फोर्स लगेगा हर dq charge पे opposite to the angular velocity. So basically angular velocity will start decreasing and the center of mass velocity will start increasing. One has to decrease and the other has to increase. Why? Because the total kinetic energy of the ring has to remain constant because magnetic force does zero work. Okay, so as expected, angular velocity will start to decrease because Vz will start to increase. So motion क्या होने वाला है? The center of mass is going to perform straight line motion along the z axis. and ring will rotate about the z axis. तो ये मोशन आने वाला है, ठीक है. सो लेट्स राइट द इक्वेशंस. तो अगर मैं टॉर्क इक्वेशन लिखूं, तो इफ आई लुक एट द टॉप व्यू, सो दिस इज द x एंड दिस इज द y प्लेन, ठीक है, z एक्सिस इज टुवर्ड्स मी. तो एंगुलर वेलोसिटी ऐसे है, बट द फोर्सेस ऑन द रिंग आर इन द ऑपोजिट सेंस. तो उसका टॉर्क कितना बन जाएगा, हर df फोर्स इनटू द डिस्टेंस r. तो df फोर्स मतलब कितना बन जाएगा, dq इनटू vz इनटू b नॉट, करेक्ट. ये vz इनटू b नॉट विल गिव मी द टेंजेंशियल फोर्स एंड इनटू r. ये मेरा टॉर्क हो गया. और इन्फिनिटेसिमल चार्ज q, उसको इंटीग्रेट करूंगा पूरे रिंग पे, तो टोटल चार्ज आ जाएगा, शुड बी इक्वल टू माइनस mr square moment of inertia into d omega by dt. Negative because it is in opposite direction to the angular velocity. ठीक है, तो ये मेरा एक इक्वेशन आ गया. दिस इज माय इक्वेशन, वन इक्वेशन, एंड द अदर इक्वेशन इज माय फोर्स इक्वेशन. सो जो मेरा फोर्स इक्वेशन आएगा वो बन जाएगा ये, इस फोर्स के कारण जो वर्टिकल, जो z कंपोनेंट के अलॉन्ग फोर्स था, दैट वाज q ओमेगा r b नॉट should be equal to m into dvz by dt. ठीक है. तो now all I have to do is just substitute one into other. I have two equations, coupled equations between vz and omega. तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से vz निकाल के सेकंड इक्वेशन में डालता हूँ, so let's see क्या बनता है मेरे पास. So I'll get q r b naught
into ओमेगा शुड बी इक्वल टू m इंटू डी वी जेड बाई डी टी। तो फर्स्ट इक्वेशन से वी जेड को मैं लिख सकता हूँ, एक नेगेटिव आएगा, एक माइनस एम आर स्क्वायर, मतलब फिर वो एम स्क्वायर आर स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइड बाई क्यू बी नॉट आर। ठीक है, एक्चुअली एक आर आर ऊपर कैंसिल ही कर देता हूँ यहाँ पर। सो ऑल आई एम डूइंग इज सब्स्टिट्यूटिंग वी जेड हियर। ठीक है, एंड डी ओमेगा बाई डी टी का डबल डेरिवेटिव बन जाएगा बिकॉज अपन डिफरेंशिएट करें वी जेड को। सो ये बन जाएगा डिवाइड बाय क्यू बी नॉट इंटू डी टू वी जेड बाय सॉरी इंटू डी टू ओमेगा बाय डी टी स्क्वायर। सो ये मेरे पास बन जाएगा डी टू ओमेगा बाय डी टी स्क्वायर, यहाँ पे आर आर कैंसिल हो गया, शुड बी इक्वल टू वेयर कैपिटल ओमेगा को मैंने क्या लिखा है, ये जो कॉन्स्टेंट्स है क्यू बी नॉट बाय एम, क्यू बी नॉट का स्क्वायर आ गया ना इधर, डिवाइड बाय एम स्क्वायर। ठीक है, सो कैन यू सी दिस इज नथिंग बट एस एच एम। ऑलराइट, सो डी टू ओमेगा बाय डी टी स्क्वायर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ये कैपिटल ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ओमेगा का वैल्यू कितना बन जाएगा, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। आई कैन जस्ट राइट इट एज ओमेगा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वही उसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। क्यों? बिकॉज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी विल बी द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इट कैन हैव, बिकॉज वंस द रिंग acquire some vz, angular velocity has to decrease from the initial value. Why? Because अपन ने ऑलरेडी देखा कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वही उसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एंड टी इक्वल 0 पे ओमेगा शुड बी इक्वल टू ओमेगा नॉट, सो फाई का वैल्यू शुड बी पाई बाई 2, राइट? सो आई कैन जस्ट डायरेक्टली राइट इट एज कॉस ओमेगा टी। ठीक है, एंड वेलोसिटी में कैसे लिखूं? वेलोसिटी आई कैन जस्ट वी जेड, मतलब इफ आई वांट टू राइट द वी जेड, तो वी जेड में कैसे लिखूं? एक तरीका है कि मैं फिर से ये इक्वेशन यूज करूं, बट आई डोंट एक्चुअली हैव टू डू दैट क्योंकि आई कैन कंजर्व एनर्जी ऑल्सो। मतलब आई कैन जस्ट राइट हाफ एम वी जेड स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर विच इज ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या सॉरी हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से वी जेड का वैल्यू देखो क्या बन जा रहा है मेरे पास। आई विल गेट आई एम गेटिंग वी जेड एज ओमेगा नॉट इंटू आर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर विच इज साइन। ठीक है, तो ये मेरा वी जेड का वैल्यू होगा जस्ट बाय कंजर्विंग एनर्जी, और यू कैन ऑल्सो इंटीग्रेट दिस। ठीक है, तो सब कुछ आ गया। अभी मुझे बस करना क्या है, व्हाट डू आई वांट टू डू? द टाइम फॉर द रिंग टू रिटर्न टू एक्स वाई प्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो इसको एक बार इंटीग्रेट करके जेड कोऑर्डिनेट भी निकाल देते हैं। तो जेड कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? साइन का इंटीग्रल कॉस, और लिमिट्स लगाऊंगा 0 से t, तो 1 माइनस साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, और 0 से t लिमिट लगाऊंगा तो डिवाइडेड बाय ओमेगा, राइट? बिकॉज साइन का इंटीग्रेट कर रहा है। हो गया। अभी टाइम टू रिटर्न टू इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू द एक्स वाई प्लेन इज व्हेन z इक्वल टू 0। सो व्हेन इफ z इज इक्वल टू 0, यहीं पे कर लेता हूँ मैं, z इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, तो cos ओमेगा टी शुड बी, मतलब वन पूरा ऑसिलेशन करके आ जाएगा। इनिशियली वो रेस्ट पर है, तो इनिशियली वी जेड 0 है ना, मतलब सेंटर ऑफ मास इज परफॉर्मिंग एस एच एम, इनिशियली एम्पलीट्यूड पर है। सो आई कैन जस्ट डायरेक्टली राइट 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, टाइम, सो एंड कैपिटल ओमेगा इज क्यू बी नॉट बाय एम, सो एन का वैल्यू यहाँ पर कितना बन जाएगा? 2। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रिंग। So we already got the maximum angular acceleration. Sorry, we already got the angular velocity as omega naught cos omega t. तो angular acceleration क्या बन जाएगा? तो इसका maximum magnitude amplitude कितना बन जाएगा? ओमेगा नॉट इंटू कैपिटल ओमेगा, राइट? तो ये बन जाएगा ओमेगा नॉट इंटू क्यू बी नॉट बाय एम। ठीक है, तो p का वैल्यू जो है वो 1 बन जाएगा। Alright, so this was the mock test that I made for you guys for JEE Advanced. सारे questions थोड़े अलग से बनाए हैं. It wasn't very difficult and it wasn't very easy. So I have kept some. So this question was like थोड़ा सा lengthy, मतलब थोड़ा सा carefully अपने को करना पड़ेगा ये वाला question. And पहले भी अपन ने वो EMI वाला question देखा था, magnetic moment वाला, वो वाला tough question था. थर्मो वाला भी
थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस वाला. बट जे एडवांस में थोड़े 2-3-4 जनरली क्या होता है कि 17-18 क्वेश्चन में, लास्ट ईयर 17 क्वेश्चन आए थे जे एडवांस में, तो उसमें 4 क्वेश्चन ईजी होते हैं, 4 टफ होते हैं एंड बाकी थोड़े मीडियम लेवल के होते हैं. उसी टाइप का मैंने भी मॉक टेस्ट बनाने की कोशिश करी है यहाँ पर. Alright, so I hope you enjoyed the paper solving session. Let me know if you attempted the paper. Let me know how it went for you guys. And if you want another paper like this, another problem solving session like this in the coming days, तो वो भी मुझे बता देना comment section में. Alright, I will see you next time and I will see you at the top.